माइक्रोस्कोप वॉज मेंट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, जो कि बहुत छोटे थे। टेलीस्कोप जो है दे आर मेंट टू सी द ऑब्जेक्ट्स विच आर फार अवे, मून हो गया, अदर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हो गई, और उसके अलावा गैलेक्सीज हो गए, प्लैनेट्स हो गए, उनको देखने के लिए यूज होता है। तो रीजन वही है बेटा पीछे जो माइक्रोस्कोप में था। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप हमें क्यों यूज करने पड़ते हैं? जो ऑब्जेक्ट माइक्रोस्कोपिक है, बहुत छोटे हैं, उनका आई पे एंगल सबटेंडेड बिकम्स वेरी स्मॉल, तो हम उनको क्लियरली नहीं देख पाते। लेकिन जो फार अवे ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण जो आई पे एंगल बनता है वो एंगल छोटा रह जाता है। तो उस एंगल को इंप्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ताकि हम उसको क्लियरली देख पाए, उसके लिए बेटा फिर टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। दूर है मतलब मैं इधर से रेज ड्रॉ करूंगा, तो रेज जब इन्फिनिटी से आती हैं देन दे अपीयर टू बी, चैट बॉक्स पे लिखेंगे, देन द रेज अपीयर टू बी, जब रेज इन्फिनिटी से आएंगे पैरेलल, वेरी नाइस। तो हमने जो पैरेलल लेंस है ना, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहेंगे, उस पे लानी है पैरेलल रेज इंसिडेंट, ऐसी जो सेंटर में से क्रॉस करती है। स्केल से ड्रॉ करना बेटा, तभी ड्रॉ होगा सही से, स्केल से ड्रॉ करना। एक मिनट, बैटरी जरा लो हो रही है, चार्जर भी कनेक्ट कर दे, जस्ट 1 मिनट। आपने स्केल से ड्रॉ करना। हाँ जी, नो। चलिए, तो रेज को लेके आइए पैरेलल। जो रे सेंटर में से क्रॉस करती है लेंस के, उसको बिना बेंड हुए सीधे निकलना है। और ये अगर फोकस है पहले लेंस का, जिसका नाम हमने रखना है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो ये सभी रेज को फोकस पे आके कन्वर्ज होना है, फोकस पे आके कन्वर्ज होना है। जो बीच में से निकलनी है वो सीधी निकलेगी, बाकी की बैंड करके ना यहां पे ले आओ बेटा। ये हो गया इमेज। एक्चुअली मैंने 2 लेंसेज के साथ ट्राई भी किया, लेकिन फोटोग्राफ ज्यादा अच्छी नहीं आई। फिर भी दिखाऊंगा बेटा आपको, थोड़ी देर में दिखाता हूं। पैरेलल रेज आएंगी क्योंकि टेलीस्कोप है, दूर की चीज देखनी है, दूर से रेज आती है पैरेलल। सॉरी, जो रे बेटा सेंटर में से क्रॉस करेगी सीधी जाने दो, बाकी की दोनों रेज को बेंड करके ना जहां पे इसका फोकस है वहां पे कन्वर्ज कर दो। डायग्राम साथ साथ में ड्रॉ करते जाइए। चलिए, बन गया। अब इसके बाद लगाना है एक और लेंस जो आई पीस का काम करेगा। लेकिन वो लेंस आपने, मान लो ये डिस्टेंस बेटा है 10 सेंटीमीटर, वो जो अगला लेंस है ना वो बहुत दूर ड्रॉ नहीं करना बेटा। अगर ये 10 है तो उसको 2 सेंटीमीटर पे ड्रॉ कर दो बेटा, ओनली 2 सेंटीमीटर। एक और लेंस, बहुत दूर नहीं बनाना, पास में ड्रॉ करना है। ओनली अगर ये 10 सेंटीमीटर है, इधर ओनली 2 सेंटीमीटर। अगेन, अब ये इमेज है ऑब्जेक्टिव का, और जैसे माइक्रोस्कोप में किया, आई पीस का यही बेटा ऑब्जेक्ट। तो यहां से जो रेज निकलेंगी, उन रेज को इस लेंस ने फाइनल इमेज का शेप देना है। तो अपने पास इसकी 2 सेटिंग्स हैं। फर्स्ट इज जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट।
फर्स्ट सेटिंग, दो डायग्राम ड्रॉ करने हैं हमने। फर्स्ट सेटिंग को बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसमें आई पीस को हम ऐसे रखेंगे ताकि यही पॉइंट आई पीस का फोकस भी हो। ऑब्जेक्टिव का फोकस, मान लो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आई पीस की फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है, तो हमने ये वाले पॉइंट पे इसका फोकस भी रखना है, तो लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे ताकि ये पॉइंट आई पीस का भी फोकस हो जाए। अब आप जानते हैं जब रेज फोकस में से निकलती हैं, देखो यहां से बहुत सारी रेज निकलेंगी, जो रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर में से वो तो बिना बैंड हुए निकल जाती है, जो जाएगी बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो इतने ही डिस्टेंस पे इधर भी बेटा फोकस मार्क कर लो, वो इधर से फोकस में से क्रॉस करेगी। तो आपने पढ़ा हुआ पहले 10th क्लास में कि अगर रेज जो है फोकस से आए कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे बिकम पैरेलल, तो ये पैरेलल हो गई बेटा। तो पैरेलल रेज के लिए जो इमेज है वो होता है इन्फिनिटी पे, तो यहां पे आप लिखेंगे इमेज एट इन्फिनिटी। अब सोचने की बात है फायदा क्या हुआ हमें फिर ये सारा कुछ करने का। पहले भी ऑब्जेक्ट हमें इन्फिनिटी पे ही दिखता था, अब भी इन्फिनिटी पे ही दिख रहा है। फर्क क्या पड़ा, मैं यहाँ पे ना ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन ये क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन आप इस ड्राइंग को गलत मान के चलेंगे, सही नहीं है। देखो मान लो ना कुतुब मीनार बेटा, वो यहाँ पे दिख रही थी, पहले बहुत दूर थी नो डाउट, बट ऐसे दिख रही थी, इतना एंगल हमें मिल रहा था, इसको मैं अल्फा लिखूंगा, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इसको भी अल्फा लिखेंगे। लेंस नहीं यूज किए, आपने अपनी आई को यहां रखा तो आपको एंगल मिला अल्फा। लेकिन जब दो लेंस लग गए तो वही आपको बेटा कुतुब मीनार ऐसा दिखेगा, दिखेगा दूर नो डाउट, दिखेगा बहुत दूर, लेकिन बड़ा दिखेगा बेटा, बड़ा दिखेगा मीन्स आपको क्लियर दिखेगा। बट ये वाला पार्ट डायग्राम का गलत है, क्योंकि कुतुब मीनार यहां थोड़ी है, कुतुब मीनार के पास जाके थोड़ी लगाएंगे टेलीस्कोप, दूर से देखना है ना, तो ये बहुत बहुत दूर है, मैंने पास में ड्रॉ कर दिया, तो ये सही नहीं है, गलत है। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, वो दिखाने के लिए ड्रॉ कर दिया मैंने कि वैसे आपको कुतुब मीनार इतना दिखता था, अब आपको दिखेगा उल्टा, लेकिन बहुत बड़ा दिखेगा। बड़ा दिखेगा मीन्स ये जो एंगल है ना बीटा, यही बात कर रहे थे ना हम बार बार माइक्रोस्कोप में भी, कि जितना एंगल ऑब्जेक्ट सबटेंड करता है, जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एंगल को इंप्रूव कर देते हैं, एंगल को बढ़ाते हैं। बीटा एंगल चेक करिए बड़ा है अल्फा से, और उसी रेशो को हमने लास्ट टाइम लिखा मैग्नीफाइंग पावर, आज भी यही करना है, मैग्नीफाइंग पावर। फॉर्मूला था m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा, पहले हम दो बारी ऑलरेडी कर चुके हैं। एंगल्स स्मॉल हैं, हेंस बीटा को tan बीटा, अल्फा को tan अल्फा। ये है अपना इमेज, इसको चाहे a डैश b डैश लिख लीजिए या फिर I लिख लीजिए, वो भी चलेगा। फर्स्ट लेंस के सेंटर को C1, सेकंड लेंस के सेंटर को C2। तो tan बीटा का वैल्यू देखो बेटा, a डैश b डैश, मैंने a भी ड्रॉ नहीं किया क्योंकि a भी तो बहुत दूर है, a भी मैंने ड्रॉ नहीं किया, ड्रॉ पॉसिबल है नहीं है करना उसको, तो ये मैं कुतुब मीनार भी रब कर देता हूं क्योंकि ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं है। हमें सिर्फ वो चक्कर था कि एंगल में इंप्रूवमेंट हुआ, वो हो गया, वो चेक करना था।
तो ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, आपका डायग्राम ऐसा ही बनेगा। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था ए बी, उसका इमेज बना ए डैश बी डैश। अब आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, ए डैश बी डैश C1, ए डैश बी डैश C2। यहां से आपने tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू डालना है। परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस C2 ए डैश। बेटा ए डैश नजर आ गया आपको सही से? हाँ दिख जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा रोटेट कर देता है, कोई बात नहीं, अब ठीक है। चलिए tan अल्फा का वैल्यू tan अल्फा, परपेंडिकुलर वही है ए डैश बी डैश, बेस इस बार आएगा C1 ए डैश, C1 ए डैश। तो बेटा ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश कैंसिल, C1 ए डैश जाएगा ऊपर और C2 ए डैश आएगा नीचे। अब C1 ए डैश मेजर हुआ राइट हैंड साइड को, तो राइट को बेटा पॉजिटिव साइन, और ये जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि रेज जब इन्फिनिटी से आएंगी तो वो कन्वर्ज होंगी फोकस पे। इसको मैं फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लिखूंगा, C1 से लेके F ऑब्जेक्टिव तक का डिस्टेंस। राइट हैंड साइड को मेजर हुआ अलोंग द रेज का मूवमेंट, तो फिर वो पॉजिटिव साइन आएगा। C2 ए डैश मेजर करेंगे लेफ्ट को आएगा साइन नेगेटिव। और ये डिस्टेंस जो है ये भी फोकल लेंथ है, ये आई पीस की फोकल लेंथ है, तो इसको FE लिख देंगे। और यही फॉर्मूला है M का, M इज इक्वल टू FO बाय FE विद नेगेटिव साइन। यही आंसर है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है इसमें, इजी था। दोबारा देखो सारा क्या क्या किया। पहला लेंस ऑब्जेक्टिव, रेज टेलीस्कोप में सर्टेन है इन्फिनिटी से आएंगी, इन्फिनिटी से आ रही रेज को ऑब्जेक्टिव ने फोकस करना है, कन्वर्ज करना है फोकल पॉइंट पे, तो इमेज बनेगा एट अ डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ। जो दूसरा लेंस है इसको हमने ऐसे एडजस्ट किया ताकि यही पॉइंट इसका भी फोकस बन जाए। तो फोकस से जब रेज आती हैं वो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस दे बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो नहीं बनेगी, अगर वो यहां से आती फिर पैरेलल होनी थी, नो डाउट। तो मैं पॉइंट बी डैश की बात कर रहा हूं। तो रेज जो है जो सेंटर में से निकलेगी सीधी ड्रॉ करो, और जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी उसको फोकस में से पास कर दो। तो ये दोनों रेज लग रहा है कि इधर से आ रही है, तो इमेज जो है वो बनेगा इन्फिनिटी पे। तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि पहले ऑब्जेक्ट बना रहा था एंगल अल्फा, ये और ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट हैं, सेम हो जाएगा। हमें अब जो एंगल मिला बीटा, वो एंगल बीटा अल्फा से बड़ा हो गया। तो हमें जो चीज पहले विदाउट टेलीस्कोप इतनी दिखती थी वो विद टेलीस्कोप हमें इतनी बड़ी दिखेगी दूर। इसी को नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। इसमें इमेज बनेगा एट इन्फिनिटी, इमेज एट इन्फिनिटी बनेगा। ओके, अब इसके बाद हमें m का वैल्यू निकालना था। तो m का वैल्यू जो है वो बीटा अपॉन अल्फा। तो एंगल्स फिर से बहुत छोटे होंगे, क्योंकि कुतुब मीनार को तो नहीं देखते हम ना टेलीस्कोप से, हम देखेंगे मून को, हम देखेंगे प्लैनेट्स को, बहुत दूर है। तो एंगल्स स्टैंडर्ड आर वेरी स्मॉल, एंगल छोटे हैं तो उनको कोरस्पॉन्डिंग tan से रिप्लेस किया। tan बीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan अल्फा का वैल्यू इस ट्रायंगल से परपेंडिकुलर सेम ही है, बेस आएगा C1 A डैश। C1 A डैश ऊपर आ गया, A डैश B डैश कैंसिल हो गया। C1 A डैश हमने मेजर किया राइट हैंड साइड को, उसका साइन आएगा प्लस, बट C2 A डैश मेजर किया अगेंस्ट द रेज, वो आएगा नेगेटिव। लेकिन ये दोनों इक्वल टू फोकल लेंथ थे। अब लास्टली अगर पूछे
कि इसकी ट्यूब की लेंथ क्या होगी। हाँ जी, ग्रेस का क्वेश्चन है यू और वी जो है, बेटा यू वी नहीं लिखना इसमें यू वी की जगह पे फोकल लेंथ ही आ रही है। इमेज डिस्टेंस वी होता है, वैसे वो फोकल लेंथ के इक्वल है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैसे यू होता है, लेकिन वो भी फोकल लेंथ के बराबर ही है। तो यू और वी की जगह फोकल लेंथ से आएगी। हाँ जी, मन सिमरन का क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट सर। सेकंड लेंस जो है वो सेम साइज का होगा एज फर्स्ट वन। अभी आपको ना मैं एक फोटो दिखाता हूँ बेटा, वो छोटे साइज का होगा बेटा, छोटा सा। हाँ हाँ जी, जय का आंसर सही है बेटा, बिल्कुल। जो ट्यूब का लेंथ है, यानी ऑब्जेक्टिव और आई पीस में कितना डिस्टेंस रखेंगे, वो होगा एफ ओ प्लस एफ ई। वेरी सिंपल, एफ ओ प्लस एफ ई, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब आ गया। चलो अब बेटा नोट डाउन भी करना शुरू करो। मीनवाइल आपके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, उसके मैं आंसर देता हूं। चलिए, अब इसी टेलीस्कोप में एक और एडजस्टमेंट है। मैंने बोला नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट की जगह पे एक और एडजस्टमेंट है। इस लेंस को हम थोड़ा सा लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा। तो आपने नया डायग्राम ड्रॉ करना है, मैं थोड़ा इसी को टचअप कर दूंगा। ये लेंस थोड़ा सा लेफ्ट को खिसकाना है, उससे क्या होगा अभी समझाता हूं। हाँ, ये आंसर याद रखना, मैंने अभी अभी निकाला कि अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो m का वैल्यू आता है -FO/FE। अगला जो फॉर्मूला है वो भी कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा माइनस का उसमें चेंज आ जाएगा, और समझाऊंगा कि m का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है अगर हम इस लेंस को थोड़ा सा लेफ्ट को शिफ्ट करें। सो ये वाला लेंस थोड़ा सा यहां से हिला के लेफ्ट को शिफ्ट करना है। पीछे का डायग्राम नहीं चेंज होगा। तो पहले मैंने लेंस यहां ड्रॉ किया था, थोड़ा सा इधर को ले आएंगे। तो फिर आई पीस का जो पोजीशन है वो भी शिफ्ट होगा। पहले आई पीस का फोकस यहाँ पे था, अब मैंने लेंस इधर को शिफ्ट किया तो आई पीस वाला फोकस यहाँ पे आ जाएगा, और सेम डिस्टेंस पे एक मैं फोकस इधर भी मार्क करूंगा, एफ। इस बार रेज में क्या चेंज आया देखो जरा। जो सेंटर में से जाएगी वो तो सीधी जानी जानी है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी उसको निकलना है फोकस में से। इस बार रेज जो है वो डाइवर्जिंग हो गई है, खुलती हुई जा रही है बेटा ऊपर को, और इसकी सेटिंग हमें ऐसे बिठानी है कि ये रेज लगे कि शायद वही पुराना डायग्राम माइक्रोस्कोप वाला, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से आ रहे हैं। थोड़ा और पास करूंगा, ये एंगल और बड़ा भी हो जाएगा, बट आप देख नहीं पाएंगे उसको, वो आपको नजर नहीं आएगा। अगर मैंने ये लेंस थोड़ा और आगे कर दिया ना, तो ये वाला इमेज बनेगा तो बड़ा, पर और पास आ जाएगा, बट 25 से और पास आपको दिखता ही नहीं है। तो हम इसको इतना शिफ्ट कर सकते हैं इधर को, ताकि इमेज इन्फिनिटी की बजाय 25 सेंटीमीटर पे आ जाए। चलो पहले डायग्राम कंप्लीट करो जरा फटाफट, फिर आगे बताता हूँ डेरिवेशन में क्या क्या होना है। पिछला डायग्राम सारा सेम, रेस इन्फिनिटी से अल्फा एंगल पे आ रही थी, ऑब्जेक्टिव ने इमेज को फॉर्म करना है अपने फोकस पे, लेकिन पिछली बार ये दोनों फोकस एक ही जगह थे। इस बार हमने इस लेंस को लेफ्ट को शिफ्ट किया, तो फोकस जो है आई पीस का वो एफ ओ पे ना होके थोड़ा इधर आ गया। इससे जो रेज है वो ऐसे चेंज हुई कि इमेज जो है वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वही पुराना अपना 25 सेंटीमीटर पे बनेगा। पहले डायग्राम पूरा कर लो।
हाँ, इसका नाम 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 थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसमें जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे नहीं बनेगा, इसमें इमेज जो है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। तो अब शॉर्ट में लिख दो इमेज एट डी, डी यानी 25 सेंटीमीटर। हाँ, स्पेशल नाम नहीं कोई इसका बेटा, उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं। हाँ जी, तृप्ति क्वेश्चन है, रिपीट द लास्ट पॉइंट। ओके, यहाँ पे हमने पीछे लिखा था नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट में ना इमेज इन्फिनिटी पे बनता है, इस वाली एडजस्टमेंट में इमेज एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन बनेगा। इस लेंस को हमने, जो कि पहले यहाँ पे था, थोड़ा इधर ले आए ताकि जो ऑब्जेक्ट है इस लेंस का, आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और लेंस के बीच में आ जाए। उससे जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज जैसे हमने माइक्रोस्कोप में बनाया, सेम डायग्राम में माइक्रोस्कोप वाला, इमेज एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बनेगा। चलिए, ये मैंने रब नहीं किया था क्योंकि एम के लिए बाकी सारा प्रोसेस पहले सेम रहेगा। और यहां तक अपना बेटा C1A' अपॉन C2A', ये सेम ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। हाँ, बस फर्क क्या पड़ेगा, पिछली बार हमने C1A' को लिखा था ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, और इसको हमने लिख लिया था आईपीस की फोकल लेंथ। बट इस बार ये आईपीस की फोकल लेंथ नहीं है, ये है यू ऑफ आईपीस। डायरेक्शन इसकी माइनस में आएगी, डायरेक्शन माइनस में आएगी। चलो पहले यहां तक नोट डाउन करते जाइए साथ साथ में। अब बताता हूं आखिरी स्टेप क्या है, आंसर आने वाला है, ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। यहां तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। एम का वैल्यू पहले की तरह बीटा बाय अल्फा, इसको एंगल को बीटा डाल दीजिए। एंगल छोटे हैं, tan बीटा बाय tan अल्फा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस इस बार C1A' को तो पहले की तरह FO, लेकिन C2A' को माइनस UE, क्योंकि फोकस तो यहां तक है बेटा, जगह चेंज हो गई है। चलिए अब मैं आगे शुरू कर रहा हूं। हमें आंसर जो है ना फाइनल वो पुराने जैसा ही लाना है। पुराना आंसर था अपना -FO बाय FE, थोड़ा सा चेंज आएगा इसमें, वो लिखता हूं अभी यहाँ पे क्या है। उसके लिए मुझे ना UE का वैल्यू 1/UE वो लेंस फॉर्मूला से निकालना है। लेंस फॉर्मूला था 1/F 1/-U प्लस 1/V, इसी को यूज करेंगे आई पीस के लिए। आई पीस का फोकल लेंथ पॉजिटिव क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। U का वैल्यू लेफ्ट को मेजर हुआ तो -UE। V का वैल्यू भी लेफ्ट को मेजर हुआ और वो है इक्वल टू -D। कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ प्लस डिस्टेंस रेस के अगेंस्ट माइनस डिस्टेंस रेस के अगेंस्ट माइनस। इसको उठा के पहले की तरह इधर लेके आओ तो 1/FE प्लस 1/D इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 1/UE की वैल्यू आ गई अपने पास। तो M को हम लिखेंगे FO, माइनस साइन यही छोड़ दो, -F, और 1/UE की जगह पे पुट करो 1/FE प्लस 1/D। अब क्योंकि मुझे आंसर ऐसा लेके आना है, नीचे मुझे FE चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा, FE से मल्टीप्लाई और FE से डिवाइड करता हूं।
एफ ई से डिवाइड, अंदर एफ ई से मल्टीप्लाई। ये कैंसिल होके हो जाएगा 1, तो आंसर आएगा अपना माइनस एफ ओ बाय एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाय डी। बेटा नेगेटिव साइन पहले भी आया था, अब भी नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव मीन्स जो इमेज है ना अब भी उल्टा ही बनेगा, इमेज उल्टा बनना है। चलो एक बार नोट डाउन, मैं रिपीट भी करता हूं एक बार। पिछला जो केस था उसमें इमेज था इन्फिनिटी पे, क्योंकि ये लेंस को हमने थोड़ा दूर प्लेस किया था ताकि आई पीस का फोकस भी यही हो। तो जब रेस फोकस से आती है पैरेलल हो जाती है, तो उसमें इमेज बनना था इन्फिनिटी पे। इस बार हमने लेंस को थोड़ा सा आई पीस को इधर को शिफ्ट कर लिया। अभी आपको ना मैं एक फोटो भी दिखाता हूं उसकी, टेलीस्कोप की। उसमें आप देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव तो फिक्स जगह पे होता है टेलीस्कोप में, आई पीस जो है ना वहां पे एक ना नॉब लगा होता है। आई पीस को आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो हमने आई पीस को थोड़ा सा आगे किया ताकि इसका फोकस जो है वो भी थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाए, और ये जो ऑब्जेक्ट था आई पीस का वो फोकस और लेंस के बीच में आ जाए। तो पुराना 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, तो अगर ऑब्जेक्ट हो बिटवीन फोकस एंड लेंस तो एक वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट वाली साइड पे ही। तो वो वर्चुअल इमेज जो है वो हमने लेंस को ऐसे सेट करना है कि वो डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन जाए। बाकी ये वाला पार्ट सारा सेम था शुरू वाला, m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा, tan से रिप्लेस किया, tan का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर सेम था, दोनों जगह कैंसिल हो गया। C2a डैश आया नीचे, C1a डैश आया ऊपर। C1a डैश पुराना ही है, वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव था। राइट को मेजर हुआ प्लस आ गया, लेकिन C2a डैश लेफ्ट को मेजर हुआ और इस बार ये फोकल लेंथ नहीं है, इसलिए हमने डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया, लेकिन साइन आएगा नेगेटिव क्योंकि डायरेक्शन माइनस में है। 1 बाय यू ई की वैल्यू निकालनी है लेंस फॉर्मूला से। 1 बाय एफ, 1 बाय माइनस वी, 1 बाय वी होता है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की प्लस होती है, यू भी नेगेटिव में वी भी नेगेटिव में, तो दोनों का माइनस साइन। इसके बाद माइनस माइनस कर दिया प्लस, और ये 1 बाय माइनस डी इधर आके हो गया 1 बाय प्लस डी। अब 1 बाय यू ई की वैल्यू ये लिख दिया, माइनस साइन नहीं छेड़ा, एफ ओ को नहीं छेड़ा, 1 बाय यू ई का वैल्यू ये डाल दिया। लेकिन हमें रिजल्ट थोड़ा सा पुराने जैसा ही चाहिए था कि थोड़ा सा हम आइडेंटिफाई कर पाए कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो मुझे एफ ओ बाय एफ ई भी लेके आना था, इसलिए एफ ई से डिवाइड, एफ ई से अंदर मल्टीप्लाई, एफ ई कैंसिल, 1 प्लस एफ ई बाय डी। अब थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं। पिछला आंसर था माइनस एफ ओ बाय एफ, इस बार वो तो आए माइनस एफ ओ बाय एफ तो आ ही गया, कुछ एक्स्ट्रा भी आ गया। 1 में चाहे आप कुछ भी ऐड कर दो, 1 में चाहे कुछ भी ऐड कर दो। मैं बोल रहा था कि इसकी फोकल लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर है, 2 बाय 25, 2 बाय 25 कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 0.08 आए चाहे कुछ भी आए। लेकिन 1 में कुछ भी ऐड करोगे वो आंसर 1 से तो बड़ा हो जाएगा ना। 1 में कुछ भी ऐड करो, चाहे 0.08 ऐड करो, तो भी वो 1 से तो बड़ा है। किसी नंबर को ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पहले से बड़ा आएगा, बस वही हो रहा है बेटा। पहले आंसर एफ ओ बाय एफ ई था विद माइनस साइन, अब एफ ओ बाय एफ ई तो है इनटू समथिंग ग्रेटर देन 1, तो आंसर जो है इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट क्यों कहते थे पुराने वाले को? हमारी आई को हैबिट है कि जब चीज बहुत दूर है तो लेंस का जो फोकल लेंथ है ना वो ऑटोमेटिक अंदर बढ़ जाता है।
हमें दूर वाली चीज जो है उसको देखने का आई की सेटिंग कुछ और है। पर सोचो कि मैं मून को बहुत दूर ना देख के यहां पे देखूं कि मून मुझे यहां दिख रहा है, तो थोड़ा सा अटपटा लगता है ब्रेन को कि मून को यहां कैसे देख सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये आईज पे थोड़ी स्ट्रेन डालती है। यानी जो लोग एस्ट्रोनॉमी में जॉब करते हैं, जिनको पूरी पूरी रात टेलीस्कोप पे बैठना है, वो प्रेफर करते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, उससे आईज पे जोर नहीं पड़ता। आप जब घूमने जाते हैं ना, अब तो लॉकडाउन लग गया बेटा, जब आप घूमने जाते हो, क्या आप शाम को बोलते हो आके कि पापा मेरी आईज थक गई हैं सीन देख देख के, हिल्स को देखते हुए? आप तो खुश होते हो कि बड़ा मजा आया आज। लेकिन जब पढ़ते हो, पढ़ते टाइम आप कहते हो मेरी आईज यार थक गई है, बुरी हालत है, ऐसे ऐसे करके कई बार दोबारा फिर देखते हो कि शायद थोड़ा ठीक हो जाए। पास देखना जो है उससे आईज पे स्ट्रेन पड़ता है, दूर का देखने में कोई स्ट्रेन नहीं है। देखो नजारे आराम से, और क्या, हिल्स देखो, सी देखो, क्या फर्क पड़ता है, मजा आता है। तो अगर बेटा मून का इमेज ना यहां बनेगा तो आपको लगेगा कि ये आइस पे जोर पड़ेगा बेटा। तो हम तो बेटा डायग्राम ड्रॉ करके चलते बनेंगे। जिनकी जॉब है ना एस्ट्रोनॉमी में, उनके लिए ये वाला एडजस्टमेंट अच्छा एडजस्टमेंट नहीं है। हाँ, मान लो कोई चीज हमें दिख गई, कोई नई चीज नजर आ गई स्काई में रात को, उसको हम और बेटर देखना चाहते हैं और मैग्नीफाई करना चाहते हैं, फिर यूज करेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, उसके लिए ठीक है। चलिए, सो आई थिंक कंप्लीट हो चुका है। अब हमें शिफ्ट होना है कंप्यूटर पे। मैंने कुछ फोटोग्राफ आपके लिए खींच के रखी हैं, वो दिखाऊंगा। और एक हमने डिस्कस करनी है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, क्योंकि उसकी फोटो यहाँ पे नहीं आएगी। तो आपने लॉग आउट नहीं करना, मैं कंप्यूटर पे लेके जा रहा हूँ आपको अभी। डायग्राम पूरा हो गया सभी का नाम? चलिए ठीक है, अब लैपटॉप पे चलते हैं। हाँ जी बेटा, जरा एक बच्चा कोई चैट बॉक्स में लिख देगा। आपके पास स्क्रीन आ गई बेटा? आ गई, ठीक है। एक मिनट, अभी हो जाएगा, ठीक है। चलो, आवाज आनी शुरू होगी आपको, ठीक है ना? ओके। हाँ, स्क्रीन के साथ पंगे नहीं लेने आपने बेटा। मैं डिसेबल कर देता हूँ इधर से। तो क्विकली मैं दोनों फिर से रिवाइज कर रहा हूँ।
अगर इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनना है तो रेज आपको बेटा पैरेलल लेके आनी है, उनको फोकस पे कन्वर्ट करना था। लेकिन आई पीस का और ऑब्जेक्टिव का फोकस पॉइंट एक ही जगह पे था, तो रेज जब यहाँ से क्रॉस करेंगी दे बिकम पैरेलल और इमेज आपको मिलता है इन्फिनिटी पे। ये डिस्टेंस हमने रखा था इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये डिस्टेंस था फोकल लेंथ ऑफ आई पीस के इक्वल, और ये टोटल जो लेंथ थी इसको एफ ओ प्लस एफ ई लिखा था हमने। ये एंगल अल्फा अल्फा लिखा पहले भी दूसरे वाले में भी, और ये एंगल था बीटा। और फोकल लेंथ मैंने बताया था आपको ऑब्जेक्टिव की ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू आई पीस, तभी आपको मैग्निफिकेशन मिलेगा। ओके, इसका ना अपर्चर भी बड़ा करना है, समझाता हूँ बाद में। अपर्चर ये भी लाइन बेटा ऐड कर दो एक नीचे वाली। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप चाहे इमेज इन्फिनिटी पे रखो चाहे इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, दोनों केस में जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत बड़े साइज का होता है, अपर्चर ज्यादा रखना है उसका। चलिए फिर हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाल दिया। हाँ बेटा ड्रॉ नहीं करना, बेटा नहीं ड्रॉ नहीं करना, बस रिवाइज ही करा रहा हूँ बेटा। तो ये आया था माइनस एफ ओ बाई एफ ई, और इस डिस्टेंस को बोला था हमने एल यानी कि लेंथ ऑफ द ट्यूब, एफ ओ प्लस एफ ई। फिर हमने बेटा दूसरा केस किया जिसमें इमेज जो था दैट वाज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो जो पैरेलल रेज आई वो आके कन्वर्ज हो गई फिर से फोकस पे, लेकिन इस बार ये लेंस थोड़ा सा लेफ्ट को शिफ्ट कर दिया था हमने, तो इसका पहले फोकस यहीं पे था, अब फोकस थोड़ा लेफ्ट को शिफ्ट हो गया। रेज जो है वो ऐसे लगेंगी कि शायद डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से आ रही हैं। इसका भी हमने बेटा फिर बाकी सारा प्रोसेस सेम था शुरू वाला तो, और बाद में हमने फिर लेंस फॉर्मूला यूज करके 1/UE की वैल्यू निकाली, एफ ई से डिवाइड एफ ई से मल्टीप्लाई, और ये आंसर आपका एंड में आ गया था। चलिए अब ये मैंने बेटा फोटो खींच के आज ना ट्राई किया था, लेकिन हाँ ये देखो बेटा जो फर्स्ट लेंस है ना ये है आपका ऑब्जेक्टिव, ये है आई पीस, पर कैमरे से थोड़ा सा ऐसे ही दिखता है जो फोटोग्राफ आएंगी। तो इसमें आपको एक उल्टा इमेज दिख रहा है बेटा, जरा देखो जरा सभी को, इसमें एक उल्टा इमेज दिख रहा है। वो इमेज एक्चुअली यहाँ पे बनता है बेटा, इस जगह पे, इसके फोकस पे, और इसी इमेज को अगले लेंस ने जिसको हम बोलते हैं आई पीस उसके थ्रू देखना है, तो ये वाला जो इमेज है वो इस लेंस के लिए हो जाएगा ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा और बेटर देखो जरा, तो के उल्टा बना कि नहीं बना, ये देखो सामने ट्रीज उल्टे दिख रहे हैं आपको बेटा, स्काई नीचे दिख रहा है। फर्स्ट लेंस ने उल्टा इमेज फॉर्म करना है, ठीक, और जब इसके थ्रू देखेंगे तो वो उल्टे इमेज को वो और एनलार्ज कर देता है। बस ये है रोल। अब ना ये मैंने ट्राई किया था फोटो खींचने का, लेकिन ना फोकस सही से बन नहीं पाया, क्योंकि ह्यूमन आई की जो एडजस्टमेंट्स है वो कुछ और तरह की हैं। तो काफी क्लियर दिखता है, उल्टा ट्री दिख रहा है इसमें, बट क्योंकि मोबाइल के कैमरा से ये फोकस में नहीं आया, पकड़ा नहीं गया सही से, बट थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसा दिखता है। हाँ जी, हाँ विजिबल है लेकिन उतना अच्छी तरह विजिबल नहीं है। चलिए अब एक बात करेंगे बेटा रिजॉल्विंग पावर की, ये टॉपिक वैसे सिलेबस से हट गया, लेकिन आप तब भी इसको नोट डाउन करेंगे क्योंकि आपके जो जेई मेन और जो नीट के एग्जाम में बेटा उनमें क्वेश्चन आता रहता है। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा पंगा नहीं है कोई, इसलिए इसको भी करेंगे पूरा। हाँ, रिजॉल्विंग पावर जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो बेसिकली क्लैरिटी से रिलेटेड है। क्लैरिटी से रिलेटेड मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट को मैं, जैसे मान लो एक जीप है, जीप जीप में जो दो हेडलाइट्स हैं उसकी जीप की, जब वो जीप आपके पास में होगी हेडलाइट्स जो है ना वो एंगल सबटेंड करेंगी दो ह्यूमन आई पे,
वो एंगल जो है वो तो होगा बड़ा, और हमें ये दो लाइटें अलग अलग दिखती हैं। बट यही दो लाइट्स जब बेटा इतना दूर आ जाएगी तो एंगल सबटेंडेड ऑन द आई, जैसा बताया था आपको, वो डिक्रीज हो जाएगा बेटा। ये और ये मैं दोनों को ज्वाइन करूंगा तो आपको ये दो अलग अलग लाइट नहीं दिखती बेटा, ये आपको दिखती है एक ही लाइट। वही हमारा इसमें जो मोटो था कि हमें एंगल को इम्प्रूव करना है। ये दो लाइट्स आपको अलग अलग नहीं दिखेंगी। हाँ, कारण क्या है वो अगले पार्ट में आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स में, वेव ऑप्टिक्स में आ रहा है बेटा। चलिए, एज अनाउंस्ड अर्लियर बेटा, परसों को टेस्ट है आपका रे ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स प्लस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप भी आएंगे साथ में, परसों को टेस्ट है। चलिए, तो बेटा ये जो ना रिजॉल्व लिखा है ना, वर्ड रिजॉल्व, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट दो नियर बाय चीजों को अलग अलग करके दिखा सके, सेपरेट दिखा सके, उसको बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रिजॉल्व हो गए। तो मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में कितना था भाई? जितना छोटा डिस्टेंस होगा बेटा, मान लो और पास हैं दो लाइट्स, उनको भी एक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग करके दिखा देता है, तो हम बोलेंगे कि उसकी जो रिजॉल्विंग पावर है, उसकी क्लैरिटी है और अच्छी है। तो ये रेसिप्रोकल होता है रिजॉल्विंग पावर उस डिस्टेंस का जो दोनों ऑब्जेक्ट्स में था मिनिमम, जिनको ये इंस्ट्रूमेंट हमें अलग अलग करके दिखा पाए। जैसे बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में मान लो सेल स्ट्रक्चर देखना है, या लेट अस से जो आपने ओनियन के सेल्स देखे थे किसी जमाने में, है ना? तो ओनियन के ये दो सेल्स हैं, इन दो सेल्स में कुछ डिस्टेंस है। जो माइक्रोस्कोप इससे भी छोटे डिस्टेंस को क्लियरली दिखा सके, अलग अलग दिखा सके, उस माइक्रोस्कोप की क्लैरिटी, रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। तो ये जो डिस्टेंस है ना डी, ये जितना छोटा दिखा पाएगा इंस्ट्रूमेंट, उतना उसका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा। इसलिए लिखा है रेसिप्रोकल ऑफ द डिस्टेंस, जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, जिसको ये क्लियरली दिखा सकता है। चलो, मैं एक्स्ट्रा इंक अब हटाता हूँ और फॉर्मूले पे आता हूँ सीधा। फॉर्मूला का डेरिवेशन कोई नहीं है। तो वो डिस्टेंस अगर डेल्टा डी है दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के बीच में, जिसको माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्ट सेपरेट करके दिखा पाता है, और यहाँ पे जो एंगल बना लेंस के सेंटर पे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लो, उसको लेंस के सेंटर से ज्वाइन करो और लेंस के एज से ज्वाइन करो, ये जो एंगल है इसको थीटा बोलते हैं बेटा। तो रिजॉल्विंग पावर जो है उसका फॉर्मूला है वो इसी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फॉर्मूला उसका आता है, डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। 2 म्यू साइन थीटा, 2 म्यू साइन थीटा डिवाइड बाय वेवलेंथ लैम्डा, जो लाइट की यूज हुई बेटा, जिस लाइट में ऑब्जेक्ट रखा गया था ना, वो लाइट कितनी वेवलेंथ की है वो साथ में आता है। तो ये फॉर्मूला लर्न करना है आपको। अच्छा, जिन बच्चों ने माइक्रोस्कोप यूज किया, अब तो आपको मौका नहीं मिला यूज करने का। हाँ, तो ऐसा था बेटा, जो ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना माइक्रोस्कोप में, जो जब जाएंगे लैब में ना, अगर जाने का मौका मिला, माइक्रोस्कोप में ना आपको एक साथ में लिक्विड देंगे, ग्लिसरीन जैसा होता है वो, मुझे अब लिक्विड का नाम नहीं पता कि लिक्विड का नाम क्या है। जो माइक्रोस्कोप का ना ऑब्जेक्टिव है और स्लाइड है, इसके बीच में एक लिक्विड डाल देंगे बेटा। ये ऑब्जेक्ट है आपका जिसको देखना है, यहाँ पे एक लिक्विड का ड्रॉप डाल देते हैं ताकि म्यू का वैल्यू इंक्रीज हो जाए। म्यू बढ़ेगा तो और क्लियर नजर आएगा, रिजॉल्विंग पावर और अच्छी हो जाती है। हाँ जी, थीटा क्या है? थीटा है बेटा ये आपका लेंस है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, इसको लेंस के सेंटर से ज्वाइन करो और एज से ज्वाइन करो, ये जो एंगल बनेगा इनमें, ये वाला एंगल है थीटा। एंगुलर अपर्चर भी कहते हैं, एंगुलर अपर्चर। हाँ, चलिए, हाँ, रिजोल्यूशन का बेसिकली मीनिंग है क्लैरिटी, क्लियर कितना दिखा। चलिए, मैं एक्स्ट्रा वाला रिमूव कर रहा हूं, और एक फॉर्मूला ऐसा ही हमने लिखना है टेलीस्कोप के लिए। तो लैम्डा इज वेवलेंथ, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो लेंस में और ऑब्जेक्ट के बीच में मीडियम है उसका इंडेक्स है।
थीटा को बोलते हैं हाफ एंगल ऑफ द कोन या एंगुलर अपर्चर। ओके, अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, उसका फॉर्मूला क्या है? टेलीस्कोप के लिए बेटा फॉर्मूला है, ये है एंगल थीटा, जो दो ऑब्जेक्ट्स बहुत दूर हैं, यहाँ तो हमने पास में ड्रॉ कर दिए, जिनको ये टेलीस्कोप ना रिजॉल्व कर पाएगी, अलग अलग दिखा पाएगी, उस एंगल के ये भी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसमें जो फॉर्मूला है उसमें आता है डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव डी डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन जो है वो अगला पार्ट जो भी शुरू नहीं किया हमने, वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है, बट डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं दोनों। डी इज डायामीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट। टेलीस्कोप में बेटा आपके पास पंगा ये है कि आप लैम्डा को चेंज नहीं कर सकते। लैम्डा मतलब लाइट तो आनी है बेटा बहुत दूर से, इन्फिनिटी से, स्टार से, प्लेनेट से, उसकी वेवलेंथ कैसे चेंज कर दोगे? वेवलेंथ जो है जो आ रही है वही रहेगी। आपके कंट्रोल में है डी, डायामीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो मैंने अभी भी आपको बताया था कि टेलीस्कोप का ना जो ऑब्जेक्टिव है बेटा उसका डायामीटर बड़ा रखा जाता है, ये काफी बड़ा होता है लेंस, ठीक है, ताकि रिजॉल्विंग पावर अच्छी मिले। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा चाहिए और उसका डायामीटर भी ज्यादा चाहिए। चलो एक बार जरा नोट डाउन करो बेटा फटाफट सारा कुछ। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप भी कहते हैं, न्यूटोनियन टेलीस्कोप भी कहते हैं इसको, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप भी बोलते हैं। कभी कभी ये नाम भी लिखा होता है बेटा, फिर मत कहना कि सर ने तो कराया नहीं था, बोर्ड के एग्जाम में एक बार इसी नाम से आया क्वेश्चन, कैसेग्रेनियन टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, एक ही चीज है बेटा। तो हमें ऑब्जेक्टिव का डायामीटर बड़ा करना था। हाँ सर, माइक्रोस्कोप में भी इमेज उल्टा ही दिखेगा, जतिन का क्वेश्चन है, बट उल्टा सीधा हमें उसमें फर्क नहीं पड़ता बेटा। उल्टा सीधा देखते हैं जब दूर की चीज देखते हैं तब उल्टा सीधा होता है। कॉकरोच को आपको फेस जो है अपनी तरफ की जगह पे, फेस आपको दिख गया अवे फ्रॉम यू, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, चलेगा। हाँ जी, खुशी का क्वेश्चन है, रिजॉल्विंग पावर सैटरडे वाले टेस्ट में आएगी? नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, बट ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं आपको ये काम करेगा और आगे भी यूज होना है एक चैप्टर में, डुअल नेचर ऑफ मैटर में। चलो, तो इसमें मेरा टेलीस्कोप में, न्यूटोनियन टेलीस्कोप में खासियत ये है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो लेंस लगाने की बजाय एक हम मिरर लगाते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर भी रेज को कन्वर्ज करता है, कॉनकेव मिरर भी रेज को कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस भी करता है। मिरर यूज करने के आपको दो फायदे बताता हूं, एक मिनट जरा मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। मिरर अगर यूज करते हैं लेंस को हटा के, मैंने लेंसेज में ना आपको एक टॉपिक करवाया था, क्रोमेटिक एबेरेशन एंड स्फेरिकल एबेरेशन। एक लेंस सभी कलर्स को सेम जगह पे फोकस नहीं कर पाता, तो स्फेरिकल एबेरेशन के कारण लेंस के जो बीच में से रेज आती हैं वो दूर फोकस होती हैं, जो साइड से रेज आती हैं वो पास में फोकस होती है। इसको बोला था स्फेरिकल एबेरेशन। ये जो एरर है क्रोमेटिक वाला, ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है। मिरर्स में रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, ओनली रिफ्लेक्शन होता है, तो बेटा उसमें क्रोमेटिक एबेरेशन तो पहले से गायब होती है। मिरर्स में क्रोमेटिक एबेरेशन बाय डिफॉल्ट होता ही नहीं है। आपको ये दो इमेज नजर आ रहे हैं, इसमें क्रोमेटिक एबेरेशन नहीं है, नीचे वाले इमेज में क्रोमेटिक एबेरेशन है। आपने देखा थोड़े कलर्स फैल से गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट कलर दिखना चाहिए था, आपको ब्लूइश नजर आ रहा है, ये क्रोमेटिक एबेरेशन का। तो क्रोमेटिक एबेरेशन मिरर्स में होती ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। अब रह गया स्फेरिकल एबेरेशन, वो मिरर्स में भी होती है। ये मैंने एक स्फेरिकल मिरर ड्रॉ किया हुआ है, इसमें भी जो रेज बेटा सेंटर के पास आती हैं वो दूर फोकस होती हैं, जो रेज दूर से मतलब मिरर के सेंटर से थोड़ा सा दूर आके पड़ती हैं वो पास में फोकस हो जाती हैं। इसका इलाज है अपने पास,
इसका इलाज है मिरर को स्फेरिकल ना यूज करके, स्फेरिकल मतलब जो कि एक स्फीयर का पार्ट है, ये आपका स्फेरिकल मिरर हो गया, ये ऐसे एक ना स्फीयर का पार्ट है। और ये जो मिरर राइट पे ड्रॉ किया है ये एक पैराबोला है, पैराबोला, इनको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर्स। जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको पैराबोला का शेप पता है, ये मैंने पैराबोला बना दिया बेटा। पैराबोलिक मिरर्स में स्फेरिकल एबरेशन भी नहीं होता, नो स्फेरिकल एबरेशन। ये स्फेरिकल मिरर था। तो जितने भी डिश एंटीना लगे हो ना आपकी छत पे वो सारे पैराबोलिक है। आपकी गाड़ी में जो हेडलाइट है उसमें भी पैराबोलिक मिरर है, यहाँ पे लाइट है, रेज 100% बेटा पैरेलल निकलती है, जिसको हम बीम ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए एक्स्ट्रा इंक हटा देता हूँ, कॉन्सेप्ट अब क्लियर कर दिया मैंने। तो मिरर्स में नंबर 1 क्रोमेटिक एबरेशन बाय डिफॉल्ट नहीं होता। मिरर्स में क्रोमेटिक सॉरी जो स्फेरिकल एबरेशन होता है, बट उसका अपने पास इलाज है, मिरर स्फेरिकल ना यूज करके पैराबोलिक यूज कर लो। तो अब आपके पास बेटा पूरा खुली छूट है कि आप पैराबोलिक मिरर यूज करो, जितना मर्जी बड़ा डायमीटर बना लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई क्रोमेटिक एबरेशन नहीं, कोई स्फेरिकल एबरेशन नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जो है टेलीस्कोप में वो तो यूज करेंगे एक कॉनकेव मिरर, ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर भी रेज को कन्वर्ज करेगा। ये कॉनकेव मिरर आ गया, ये लेंस की तरह ही काम करेगा। रेज पैरेलल आएंगी, उनको रेज को बेंड करके कन्वर्ज करेगा बेटा। लेकिन पूरी तरह कन्वर्ज होने से पहले आपने एक मिरर लगा देना है, प्लेन मिरर, जो कि रेज को 90 डिग्री से बेंड कर देगा। ऐसे आ रही थी ना बेटा, इधर को आनी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे आपको लगाना है आई पीस। डायग्राम वही है, थोड़ा सा चेंज हो गया, दोबारा देखो ध्यान से। जो पिछला डायग्राम था ना अपना, वो था कि रेज पहले ऑब्जेक्टिव लेंस में से क्रॉस हुई, उससे एक इमेज बन गया, वो इमेज अगले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट था। हमने ये लेंस हटा दिया, इसकी जगह मिरर लगा दिया। मिरर की खासियत ये कि मिरर में ना तो स्फेरिकल एबरेशन ना क्रोमेटिक एबरेशन, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है इसका। तो जो रेज आएंगी इन्फिनिटी से पहले की तरह, उनको फोकस होना था इसके फोकस पे, फोकस अंदर यहाँ पे बनना था, लेकिन उसके पहले हमने एक मिरर लगा के रेज को 90 डिग्री टर्न कर लिया और इमेज बना यहाँ पे। ये अगले पार्ट का यानी कि आई पीस का ऑब्जेक्ट हो गया। इधर आई रखेंगे। तो पीछे मैंने एक फोटो आपको दिखाई देता हूँ दोबारा फिर से। ये बेटा फोटो है इसका टेलीस्कोप का, रिफ्लेक्टिंग टाइप। यहाँ पे वो छोटा सा शीशा लगा हुआ जो मैंने बोला था ना, रेज को 90 डिग्री बेंड करता है। और वो जो कॉनकेव मिरर है वो यहाँ पे है। रेज आएंगी ऐसे, कन्वर्ज होंगी काफी दूर जाके, क्योंकि इसका फोकल लेंथ याद है ना ज्यादा होना चाहिए था, तो काफी बड़ा लंबा ये टेलीस्कोप होगा। और यहाँ के बाद रेज रिफ्लेक्ट होके बेटा इधर को आ जाएंगी, यहाँ पे लगा हुआ आई। यही डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। चलो तो पहले रे डायग्राम ड्रॉ कर दो, डेरिवेशन कोई नहीं है इसकी, फॉर्मूला वही पुराने चलेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसमें कोई क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होती। इसकी रिजॉल्विंग पावर, क्योंकि ये जो मिरर है ना इसका डायामीटर, हम अभी दिखाता हूँ आपको, मैं एक फोटो दिखाता हूँ, आप भी देख के हैरान होंगे कि कितना बड़ा डायामीटर हो सकता है। रिजॉल्विंग पावर ज्यादा, क्योंकि इसका हम ना डायामीटर जो है ऑब्जेक्टिव का बहुत बड़ा कर सकते हैं। इमेज की ब्राइटनेस बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब लेंस का मिरर का एरिया बड़ा होगा जिसने लाइट को कलेक्ट करना है, बड़ा एरिया होगा तो ये ज्यादा लाइट कलेक्ट करेगा, यानी इमेज का ब्राइटनेस भी अच्छा मिलेगा। चलिए जरा इनको रे डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए, एडवांटेज लिख दीजिए और आपकी जो क्वेश्चन है चैट बॉक्स में। तो अब मैं बता रहा था एनसीईआरटी डायग्राम जो है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। उसमें जो कॉनकेव मिरर है ना उसमें पीछे एक होल रखा हुआ है छोटा सा,
और रेज को बेंड करते हैं 180 के एंगल से। ऐसे आ रही थी ना, इधर को मोड़ लो बेटा, एक और लेंस मिरर यहाँ पे लगा के, और यहाँ पे बनेगा इमेज ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद आपका आई पीस आ गया। तो ये भी डायग्राम चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ नाम देखो, कैसे ग्रेन टेलीस्कोप। चलिए इसको अगर अच्छा लगता है आपको ये ड्रॉ कर दीजिए, दोनों में मार्क्स पूरे मिलेंगे बेटा, नंबर नहीं कटेंगे, दोनों में से कोई भी ड्रॉ। स्क्रीनशॉट लेना है इसका, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। टेस्ट में कहां तक आएगा, जहां पे आज खत्म करेंगे सारा कुछ। चलिए अब मैं बात कर रहा था कि कॉनकेव मिरर जो है ना, जो एज ऑब्जेक्टिव यूज करना है, उसके साइज की बात कर रहा था। तो जो दुनिया के बड़े टेलीस्कोप्स हैं, हाँ कैसे ग्रीन बेटा साइंटिस्ट का ही नाम है, करेक्ट बेटा, साइंटिस्ट का नाम है। ओके, ये जो दुनिया के बड़े टेलीस्कोप है उसकी बात कर रहा हूं बेटा। ये तो है कवर, जो कि जब यूज करना है तब खुल जाएगा। ये एंट्री का गेट है बेटा, इसका यहां से घुसना है अंदर, ऑफिस वगैरह नीचे बने हुए हैं। और इसके अंदर है एक ह्यूज कॉनकेव मिरर बेटा, ह्यूज कॉनकेव मिरर। ये इसी का एरियल व्यू है। कॉनकेव मिरर आपको नजर आ गया। तो अभी अभी आप जो देख रहे थे ना कि एक बीच में रिफ्लेक्टिंग लेंस लगाना है, सॉरी रिफ्लेक्टिंग मिरर, जो कि रेज को टूवर्ड्स सेंटर भेजेगा। तो बंदा इसके पीछे बैठता है, ये जो होल सा नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा डायमीटर होगा इसका। ये एक और है सिमिलर, इसके जो हैं डोर्स यानी कि गेट, वो ऐसे लेफ्ट को राइट को खुलता है, और ये घूमता है पूरा प्लेटफॉर्म चारों दिशाओं में। और नीचे जो आपको नजर आ रही है, ये कार्स को पार्क किया हुआ बेटा, कार पार्किंग है। ये नीचे कार खड़ी है बेटा। और ये आपके सामने आ गया वो ह्यूज डायामीटर का ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और वो सेंटर में एक होल नजर आ रहा है आपको बेटा, दिख गया ना। इस होल के पीछे है आई पीस, और उसके पीछे बैठेगा बंदा। और ये पूरा का पूरा जो है ना, ये सर्कुलर पार्ट, ये रोटेट हो सकता है। और इसको आप टेलीस्कोप को भी अंदर मोटराइज्ड मैकेनिज्म है, ऊपर नीचे जैसे मर्जी कर सकते हैं, घुमा सकते हैं इसको से। हाँ लद्दाख में लगने वाली थी एक ऐसे वाली, बट कुछ प्रोग्राम कैंसिल हो गया, नई बात बनी। अभी मुझे लगता है नेपाल में जगह उन्होंने ढूंढी है कोई, जहाँ पे ऐसा एक और टेलीस्कोप लगाना है। हाँ हिल एरिया में क्यों लगाते हैं, हिल एरिया में ना जो सराउंडिंग्स की जो ग्लेयर है लाइट्स का ना, चंडीगढ़ का स्काई जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं दिखता बेटा रात को। जो लाइट्स है ना, स्ट्रीट लाइट्स, और भी जो एलांटे मॉल, प्लस जो आपके स्टेडियम बने हुए हैं उनकी लाइट्स, वो ग्लेयर मारती हैं। तो हमें जो होराइजन है वो अच्छी तरह से नजर नहीं आता। हिल एरियाज में लाइट्स वगैरह नहीं होती, प्लस हिल एरियाज में डस्ट भी नहीं होता बेटा। तो इस पे डस्ट पड़ना थोड़ा सा खतरनाक होता है, क्योंकि ये मिरर जो है ना, ये नेकेड है, इसको साफ नहीं कर सकते आप। तो इसलिए ये शटर यूज के बाद बंद करने होते हैं। हाँ जी, और क्वेश्चन है। हाँ लेस पोल्यूशन इन द स्काई, यही रीजन है बेटा। सर इंडिया में है, इंडिया में ऐसा नहीं है बेटा, इंडिया में अभी नहीं है ऐसा। हाँ जी, ग्रेस का क्वेश्चन है, सर जब ये घूमेगा तो कार्स हिल जाएंगी? नहीं हिलती बेटा, नहीं हिलेंगी। ऊपर से घूमना है ना बेटा, यहाँ से घूमना है, ये नीचे से नहीं घूमेगा। ये वाला पार्ट घूमता है यहाँ से, बाकी सारा स्टैटिक है नीचे। नीचे सारे ऑफिस वगैरह म्यूजियम वगैरह टाइप होते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? चलिए अब बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पे आते हैं बेटा। हाँ जी, 2019 बेटा आपकी बुकलेट में क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का और वाला क्वेश्चन आया। ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप showing image formation in normal adjustment, write the expression for its magnifying power।
डिराइव नहीं करना था, सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखना था, m इक्वल टू माइनस FO बाई FE। आधा नंबर फॉर्मूले का, 1.5 मार्क्स फॉर रे डायग्राम। और वाला पार्ट था लेबल डायग्राम ऑफ किसका ड्रॉ करो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। इसमें रिजॉल्विंग पावर अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा ना, वो फॉर्मूला लिखना। चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको माइक्रोस्कोप बेस्ड। ये क्वेश्चन आया था 2009 में, 2008 है, सॉरी 2008। आपके बुकलेट में क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा। फर्स्ट पार्ट था ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कर लेंगे। राइट एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है, ड्राइव नहीं करना था। अब अगले पार्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस of a compound microscope are 2 centimeter and 6.25 centimeter। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम एज कंपेयर टू आईपीस का फोकल लेंथ। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है हाउ फार फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस should the object be kept so as to obtain final image at near point of the eye। near point मतलब वही distance of distinct vision, और उस कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर कितना मिलेगा। तो ये रे डायग्राम वही है जो हमने माइक्रोस्कोप का ड्रॉ किया था। अब मैं इधर से शुरू करूंगा। इमेज हमें डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे चाहिए। तो इमेज डिस्टेंस आई पीस का फोकल लेंथ, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, प्लस में आएगी फोकल लेंथ। इमेज का डिस्टेंस लेफ्ट को माइनस में 25 सेंटीमीटर। यू निकालेंगे कि ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो वही लेंस फॉर्मूला 1 बाय वी प्लस माइनस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाय एफ। उसको सॉल्व करना है, आपको मैं टाइम दूंगा अभी। यू का वैल्यू आप खुद से निकालना, -5 आ जाएगा। तो ये चीज जो है ये -5 है, माइनस मतलब लेफ्ट को, वैसे साइज में 5। और टोटल जो लेंथ है माइक्रोस्कोप का ना वो 15 है, 15। तो बेटा अगर लेंथ 15 है टोटल, उसमें से 5 सेंटीमीटर ये वाले माइनस कर दिए, तो ये कितना बचा, 10। तो वी ओ ऑब्जेक्टिव ने जो इमेज फॉर्म किया उसका डिस्टेंस है +10 सेंटीमीटर। तो अगर हमें वी पता लग गया, फोकल लेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, हमें निकालना है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर प्लेस करना है। तो फोकल लेंथ है, वी है, आपको यू निकालना है। फिर से सॉल्व करेंगे लेंस फॉर्मूला से। ये बाकी के स्टेप्स अपने आप करना बेटा, अभी टाइम देता हूँ आपको करने के लिए मैं। देन अब आपको निकालना था m क्या था, तो m का फॉर्मूला था -v/u। अब मान सिमिलर क्वेश्चन था कि यहाँ पे साइन लगाने कि नहीं लगाने। साइन ऑलरेडी है यहाँ पे। vo यानी कितना इमेज दूर फॉर्म होगा, सिर्फ लेंथ लिखना है। uo यानी कितना दूर ऑब्जेक्ट रखा, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड पुट करना है। वैसे वैसे m का वैल्यू ना मिरर लेंस के लिए होता है v/u। ये साइन पहले से हमने लगा दिया, हमें पहले से पता था कि इमेज राइट पे फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे रखा होगा। यहाँ पे साइंस ऑलरेडी यूज्ड है, आपको मैग्नीट्यूड डालनी है बस। डी को 25 लिखना है, फोकल लेंथ लेंस की 2 सेंटीमीटर लिखनी है, आई पीस सॉरी 6.25। चलिए तो वी ओ आया आपका 10, यू ओ था -2.5, लेकिन आपने साइन नहीं लगाना, ओनली 2.5। डी का वैल्यू 25, एफ का वैल्यू 6.25। ये कैंसिल होगा 4 पे, और ये कैंसिल होगा बेटा 4 पे। 4 + 1 5, 5 × 4 करेंगे तो आंसर आएगा 20, बट साइन आएगा माइनस, क्योंकि इमेज जो है वो इन्वर्टेड बनता है फाइनल इमेज माइक्रोस्कोप का। चलो अब साथ साथ में नोट डाउन, बीच के स्टेप जो मैंने छोड़ दिए हैं वो भी कंप्लीट करो, और अपने क्वेश्चन जो है चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो में रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ।